बाबा इंद्रदेव डिग्री कॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं चलता हूँ, आज लेकर के आया हूँ डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों का विकास। ये जो है आरंभिक में, अब देखिए हम अध्याय 2, अब अध्याय 2 में हमको देखना है वर्ण, शब्द एवं वाक्य, तीन चीज का जो है अध्ययन करना है। तो तीन चीज में आज हम लेकर के आए, केवल वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, केवल वर्ण के बारे में, और शब्द के बारे में जो है अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ है तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है, इन्हीं ध्वनियों से होता है। इन ध्वनियों के विषय में चिन्ह होते हैं, इनके भी जो है चिन्ह होते हैं। जैसे क है तो क को अगर हम करते हैं तो क को ही हम मान्यता दिया कि यही क है। उसी तरह से जो इनके चिन्ह बने हुए हैं, जो ध्वनियों के चिन्ह होते हैं, जो वर्ण कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि जो है शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तथा ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब मनुष्य के वागेंद्रियों द्वारा जो भी उच्चारण ध्वनि निकलती है वही क्या है, वर्ण कहलाती है। इन्हें जो है लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा देखेंगे हम। अब वर्ण जो है देखिए, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। जो वर्ण होता है उसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार हम देख लेते हैं इसको। जैसे क, ये क जो है अभी जो है अक्षर है, वर्ण नहीं है। वर्ण आपका ये अ है, इसका जो है खंड नहीं किया जा सकता। और इसमें जो हम देखेंगे कि क प्लस अ, ये जो है आपका वर्ण है। अब इसका खंड नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से जैसे ये जो है अक्षर है, इसका जो है खंड हो सकता है, लेकिन इसका खंड नहीं हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आप आगे हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा जो है, हम वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। उसका जो है ध्वनि जो है निश्चित होती है, वो धारण यही मतलब ये समर्पित होता है कि लगता है कि ये जो है यही जो है क्या है, ध्वनि है। क, तो क का जो है ध्वनि क ही चिन्हित करती है, दूसरा चिन्ह जो है नहीं करती है। जैसे आप इंच देखते हैं, इंच तो हिंदी में इंच लिखते हैं इंच, और इंग्लिश में भी लिखते हैं तो इंच इंच, उच्चारण जो है वही होता है, लेकिन उसका जो है चिन्ह अलग अलग है कि ये जो है इस भाषा की है और ये जो है इस भाषा की है। तो वर्ण ही उसको जो है भाषा को निर्धारित करता है। अब हम आगे देखेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। हमने अभी बताया आपको कि ये जो है वर्ण होता है, इसका जो है खंड नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे वह छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। मतलब जो भी किसी का उसका खंड न हो उसको हम वर्ण कहेंगे। ये जो है साफ आप जो है ठेठ आपने जो है साधारण रूप से समझ लीजिए कि जिसका खंड नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला। ये जो है वर्णमाला की परिभाषा। तो पहले हम वर्णमाला को देखते हैं कि वर्णमाला है क्या। अब देखिए ये क, ख, ग, घ, इस तरह से तमाम जो जाते जाते ये जो है क्रम बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब इसको भी ये क, घ, अंग, च, ज, ये भी जो देखिए उसी क्रम में ये भी है, लेकिन इसको जो है वर्णमाला नहीं कह सकते क्योंकि जो है सुव्यवस्थित ढंग से ये नहीं है, इसमें क्रम जो है नहीं है। तो हमको वर्ण की परिभाषा जो है, वर्णमाला की परिभाषा जो है, वर्णों के
सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो हमारा ये देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ जो भी रहे, ये हमारा एक सुव्यवस्थित क्रम में है, इसको हम वर्णमाला कहेंगे। जो कोई भी भाषा का कुछ निश्चित ध्वनियों द्वारा बोली जाती है, इन ध्वनियों के कुछ निश्चित चिन्ह मान लिए गए हैं और इन चिन्हों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वही चीज जो हम बताए हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ण की संख्या। अब हम वर्ण की संख्या जो है 52 होती है। जो इसमें आपके सिलेबस में जो है दिया है 52 है वर्ण की संख्या। अब हम देखते हैं वर्ण की संख्या 52 कैसे हुई। अब हम कहाँ से जानते हैं कि 52 क्या क्या है? तो इसमें देखते हैं हम अ आ ई उ री ए ऐ ओ आओ। ये कितने हो गए आपका? 11। देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो है कितना हो गए? 11। अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन, ये जो स्वर है, ये आपका क्या है? स्वर है। तो ये जो 11 हो गया। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, जो आप देखते हैं इसका क च ट त प। अब इसमें क ख ग घ अंग च छ ज झ इय। देख लिए। अब इसको इतना हो गया। इसके बाद ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न फ ब भ म। ठीक, अब हम इसको ये देखते हैं। अब कितना बचा? ये जो है कितना हो गया? ये जो है आपका 25 होगा। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अब बचा क्या आपको? देखिए संयुक्त और अंतस्थ, ऊष्म, अयोग्य वा। अब हम देखते हैं संयुक्त। संयुक्त में जो है अब संयुक्त यहां देख लीजिए। संयुक्त में छ त्र ज्ञा और श्री, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं ये 4 हो गया। अब अंतस्थ, अंतस्थ जो है य र ल व, ये भी 4 हो गया। ठीक, अब जो है ऊष्म देखेंगे। स स ह, ये देख लीजिए आप। ये कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। अब बचा क्या आपका? देख रहे हैं कि 25 4 29, 25 4 29। अब जो देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। अब देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन, ये जो आपका होगा ड और ढ, इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसको। अब हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन हो गया। अब जो है
विसर्ग अनुस्वार अंग और अ, अनुस्वार अनुस्वार जो है आपका अंग हो गया और विसर्ग विसर्ग जो है अ। अब देखिए 11 36 और 4 40 40 4 44 44 4 48 48 2 50 50 और 2 52। ये जो है आपका हो गया 52। यही जो है वर्णमाला में है, जो 52 संख्या होती है। अब हम देखते हैं इसके बाद वर्ण के भेद। अब वर्ण के भेद में हमको देखना है, ये देखना है वर्ण के भेद। वर्ण जो है 3 भेद होते हैं इसमें। पहला जो होता है स्वर। अब देखेंगे हम स्वर, देख रहे हैं स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो प्राण वायु हमारे वागेंद्रियों को बिना स्पर्श किए जो ध्वनि बाहर निकल जाए उसको हम क्या करते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक। अब इसमें जो है 3 पार्ट होता है। स्वर में भी 3 पार्ट हैं। क्या क्या? अब आप देखिए हर्ष स्वर। हर्ष स्वर है क्या? अब हर्ष स्वर में इनके भी जो है यहां पे देखेंगे हम 4। कौन कौन? अ, ई और री। और एक जो है देखिए जगह कम हो रही है यहाँ पे, इसको निकाल कर यहाँ चलते हैं हर्ष स्वर को। हर्ष को देखते हैं यहाँ पे अ ई उ री, ये जो हर्ष हो गए। अब देखते हैं हम दीर्घ को। दीर्घ को हम देखते हैं। अब इसमें क्या बचा? बड़ी, बड़ाऊं, इसके बाद बड़ी री भी हो सकती है। ठीक। इसके बाद ए ओ ऐ ओ औ, ये दीर्घ में आएंगे। अब हम देखते हैं अभी आ जो है हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है, देखिए आ हो गया। अब देखेंगे हम प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर। अब इसमें जो है आपका ओम, ओ ये जो होता है इसका, और ये देखिए हर्ष स्वर में जो है एक मात्रा का समय लगता है। सबसे जो है कम समय जो होता है, जो एक मात्रा का समय लगे उसको हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो हर्ष की अपेक्षा जो है अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये दोनों से जब अधिक समय लगता है तो उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये तीनों जो होता है। अब हम देखते हैं व्यंजन। अब व्यंजन है क्या? अब व्यंजन को हम देखते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि है, क्या है? वो व्यंजन है। जो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाले ध्वनि को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भी हम 3 पार्ट देखते हैं। कौन कौन? 4 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें हमको देखना है कि स्पर्श व्यंजन है क्या। जो वागेंद्रियों को, जो प्राण वायु हमारे वागेंद्रियों को स्पर्श करते हुए जो उच्चारण होता है, जो ध्वनि होता है, वो जो हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब देखिए उसको क, च, ट, त, प, ये जो है वर्ग है। ठीक। अब इनका जो है 25 हो गया। 5 का जो है वर्ग हमने कर दिया, 25 हो गया।
अब अंतस्थ व्यंजन में हम देखते हैं जिसकी ध्वनि जो हमारे मुख के बीच से होता है, मध्य से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अब देखिए य र ल व, य र ल व, ये जो है आपका अंतस्थ हो गया। अब उसमें देखते हैं जिनको उच्चारण करने में हमारे वागेंद्रियों से घर्षण उत्पन्न होता है, अधिक समय तक, मतलब उसमें घर्षण होता है और आवाज़ जो है सी की आवाज़ निकलती है, उसमें निकलता है, हमारे मुख से निकले हुए जो है वायु, प्राणवायु जो है गर्म होकर निकलती है, उसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखते हैं स ह, ये जो चार होते हैं उष्म व्यंजन में। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मिलने से बनता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञा और ये जो है श्री, ठीक, ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। अब इसको हम कहेंगे कि दो व्यंजन है क्या, आप देखते हैं, सोचेंगे कहाँ पे है। अब इसमें जो छ का है तो क और क प्लस स, ये जो है आपका छ का है। इसी तरह से ये जो है संयुक्त कहते हैं इसको, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे क्या, अयोग्यवाह। अयोग्यवाह हम उनको कहते हैं जिनका न स्वर में गणना होती है और ना ही जो है व्यंजन में गणना होती है, उनको हम अयोग्यवाह कहते हैं। अब इसको अयोग्यवाह में भी दो होते हैं, और अनुस्वार और जो है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, और एक अनुनासिक। तो अनुनासिक को तो जो चंद्रबिंदी होती है उसको अनुनासिक कहते हैं, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग जो अंग और अ, ये जो है अयोग्यवाह में आते हैं। हमारे अयोग्यवाह में जो है अंग और अ, ये अयोग्यवाह है। अब इन्हीं का जो है अनुस्वार, अनुस्वार में जो है आप यूज कर देखते होंगे कि रंग, ये जो है अनुस्वार है, और ये विसर्ग है, जैसे राम। तो विसर्ग में जो है हमको, जब विसर्ग जिस व्यंजन के स्वर के बाद लगता है, वर्ण के बाद लगता है, उसको जो है हम बोलने में थोड़ा सा ह का जो है उच्चारण करते हैं, अर्ध ह का उच्चारण करते हैं, जो हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। उसको वर्ण को जो है बल मिलता है, उस शब्द को बोलने में बल मिलता है, उसको ह को हम बल से जो है संबोधित करते हैं, ह। अब जैसे रामः, बालकः, तो ये जो है जो कह अह ह आ रहा है, उसी का जो है हम विसर्ग के रूप में जो प्रयोग करते हैं, वही जो है हमारा है। और जो है अनुस्वार, आप रंग, भंग, संग, ये जो है अनुस्वार का प्रयोग करते हैं इसमें। अब जो है अगले वीडियो में हमारा जो है अब देखेंगे शब्द के बारे में। आज यहीं पे, धन्यवाद।